बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हमज़ा। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ़ंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि फ़ंक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, उसकी जो नोटेशन थी वो किसने बताई थी हमें, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि किस तरह का रिलेशन फ़ंक्शन होता है, किस तरह का फ़ंक्शन नहीं होता। फिर डोमेन एंड रेंज के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। उसके बाद हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था। एक बहुत ही मशहूर मैथमेटिशियन है, आपने यकीनन उसका नाम सुना होगा, लेबनिज़ उनका नाम था, लेबनिज़। इन्होंने फ़ंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। अब इन्होंने क्या सोचा था कि भाई फ़ंक्शन का कॉन्सेप्ट देना पड़ा, या क्या बात इनके माइंड में आई थी। इनके दिमाग में ये चीज़ आई थी कि एक क्वांटिटी जो होती है ना वो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। यहाँ से उनके दिमाग में फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया। मींस के डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर, ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर, यानी एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करना। फॉर एग्जांपल, आप संतरे का जूस निकाल रहे हैं, आपके पास एक जूसर मशीन है, आप उसमें क्या करते हैं, जितने ज़्यादा संतरे आप उस मशीन के अंदर इनपुट के तौर पे डालेंगे उतना ज़्यादा जूस निकलेगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो जूस है उसकी जो क्वांटिटी है वो संतरों की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो यही डिपेंडेंस है कि जितने ज़्यादा संतरे होंगे उतना ज़्यादा जूस निकलेगा, जितने कम संतरे होंगे उतना ही कम जूस निकलेगा। या आप इस बात को इस तरह से कह सकते हैं, दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, यानी कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट का रिलेशन किस तरह से, कि इनपुट आप क्या कर रहे हैं, आप संतरे इनपुट के तौर पे मशीन को दे रहे हैं, आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, जूस मिल रहा है। इनका रिलेशन कैसे इनपुट और आउटपुट का, कि जितने ज़्यादा संतरे होंगे उतना ज़्यादा जूस निकलेगा, तो जितने कम होंगे उतना ही कम जूस आएगा। मीन्स ये रिलेशन है आपस में इनपुट का और आउटपुट का। अब ये रिलेशन ज़रूरी नहीं है कि ये डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर या रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट हर जगह पे ये फंक्शन बन जाए। अब आगे जाके कुछ रूल बना दिया गया है फंक्शन के लिए। अगर वो रूल फुलफिल होता है, उस रूल को पूरा किया जाता है, तब जाके वो जो रिलेशन है वो फंक्शन बनेगा। हम उसकी डेफिनेशन के अंदर इसको एक्सप्लेन करते हैं। डेफिनेशन, अब डेफिनेशन इसकी क्या है, अ फंक्शन इज़ अ रूल, जैसे मैंने अभी बताया कि उस पर कोई रूल बना दिया जाता है। ये जो रिलेशन है ना इनपुट और आउटपुट का, उस पर एक रूल लागू हो गया है। अ फंक्शन इज़ अ रूल डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। फंक्शन एक रूल है जो कि सेट ए से बी पर है, सेट ए से बी की तरफ, फ्रॉम सेट ए टू बी, इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग यूनिक इमेज इन अ सेट बी, यूनिक इमेज इन अ सेट बी। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। अब इसको ज़रा समझिएगा। एक तो उसने बता दिया कि फंक्शन एक सेट ए से बी पर एक रूल है, इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग यूनिक इमेज इन अ सेट बी। यही इसकी इंपॉर्टेंट एक बात है, और इसी में फंक्शन हमें समझ आ जाता है। वो कहता है कि सेट ए के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी में। अब इस बात का मतलब क्या है, इमेज क्या होता है, आप इनपुट दे रहे हैं, जो जिस इनपुट से जो आउटपुट आई है, वो जो आउटपुट आपको एक मिली है ना, वो इमेज है जो आपने इनपुट दी थी उसकी। तो मैं इसको एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। एक बात यहां पर और इंपॉर्टेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मीन्स के सेट ए जो है, आप ए से बी तक आप रिलेशन बना रहे हैं, तो सेट ए के हर एलिमेंट पर आप ये बात कर रहे हैं कि सेट ए का एलिमेंट कोई खाली नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ये सेट ए है हमारे पास, और ये सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। अब रिलेशन बनाए 1, ये अब रिलेशन जो इनके दरमियान बनेगा उसको मैंने नाम दे दिया एफ का। 1 का रिलेशन बन गया बी के साथ, मीन्स के इनपुट थी 1, जैसे संतरों की हमने बात की थी, आउटपुट हमें क्या मिली बी, तो आउटपुट मैंने बताया था कि वो क्या होगा, इमेज होगा, तो 1 का इमेज क्या है बी। इसी तरह
2 का इमेज क्या है, कोई भी रख लें C, 3 का इमेज क्या है, कोई भी रख लें, दैट इज C, मैंने रख लिया। अब उसने ये कहा था एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों का इमेज हमने आगे बना दिया। सेट बी पर ये शर्त नहीं है, उस पर कोई खाली रह भी जाए एलिमेंट तो कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास था सिंपल फंक्शन की डिफाइन। हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 1 इनपुट पे क्या आउटपुट मिली, बी, यानी कि एफ यहाँ पर एक मशीन है, जैसे मैंने जूसर मशीन की बात की थी, इसको इनपुट के तौर पे 1 दिया हमने, जैसे कि संतरे हमने इनपुट के तौर पे दिए थे। आउटपुट आपको क्या मिली, बी, एफ ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू बी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कॉमा बी, ऑर्डर पेयर के अंदर, क्लास 10 में ऐसे करते रहें। फिर 2 इनपुट दी तो आउटपुट मिली सी, तो आप ऐसे लिख लें एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू सी। फिर 3 इनपुट पर भी आउटपुट सी, तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू सी। ये एफ एक मशीन है, ये जो फंक्शन है ना एफ, यहाँ पर क्या है, एक मशीन है। जैसे जूसर थी, आप इनपुट देते जा रहे हैं, वो आपको कोई आउटपुट देती जा रही है उसके पर, जैसे वहाँ पे जूस आ रहा था आउटपुट के तौर पे। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ रिलेशन फंक्शन हो, कुछ रिलेशन फंक्शन ना हो। जैसे ये रिलेशन फंक्शन है, अब हम बात करते हैं कि किस तरह के रिलेशन होंगे जो कि फंक्शन नहीं होंगे, तो हम उनकी तरफ आते हैं। एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट मैंने ले लिए 1 2 3 एंड 4, और बी सेट में एलिमेंट ले लिए जी ए बी एंड सी, 3 ले लिए, हमारी मर्जी है। 1 का रिलेशन बी के साथ बना, 2 का रिलेशन सी के साथ बना, 3 का रिलेशन बी के साथ बना, 4 का किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाया। तो ये वाला रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, ये वाला जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डेफिनेशन के मुताबिक हमें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग यूनिक इमेज, सेट ए के हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। यानी इमेज मैंने बता दिया है, ये इनपुट है, इनपुट से जो आउटपुट मिलती है वो इमेज है। 1 का इमेज बी है, 2 का इमेज सी है, 3 का इमेज सी है। तो एक एलिमेंट ऐसा आ गया जिसका कोई इमेज नहीं है, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो अब आ जाए एक और एग्जाम्पल की तरफ। सेट ए लेते हैं, उसमें एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4। बी ले लेते हैं, अब यहाँ पे एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। ए का रिलेशन बी के साथ, 2 का रिलेशन सी के साथ, और 3 का रिलेशन सी के साथ, 4 का रिलेशन भी सी के साथ। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, अगर यहाँ पे 2 का रिलेशन ए के साथ भी बन जाए। देखिए उसने कहा था एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग यूनिक इमेज, सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो यूनिक इमेज बनाएगा, मतलब कि एक ही इमेज बनाएगा। 1 का एक ही इमेज था, बात ठीक है। 2 का ए भी इमेज बन गया और 2 का सी भी इमेज बन गया। ये तो बात गलत होगी, डेफिनेशन के उल्ट हो गया कि इस 2 पॉइंट के 2 इमेज बन गए। उसने कहा था कि यूनिक होने चाहिए, तो ये रिलेशन हमारे पास जो है फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इस तरह के रिलेशन फंक्शन होते हैं कि भी हर एलिमेंट का इमेज भी हो सेट ए में से, और हर एलिमेंट का यूनिक इमेज हो, यानी कि एक ही इमेज हो। अब यहाँ पर अगर आप सेट ए से बी पर आप कोई रूल बना रहे हैं, कोई रिलेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो सेट ए होगा उसको कहते हैं डोमेन, जो सेट बी होगा उसको हम क्या कहते हैं, रेंज। डोमेन एंड रेंज पे हम एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे, उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाएगा। तो डोमेन एंड सॉरी ये रेंज नहीं है, ये कोडोमेन है। कोडोमेन और रेंज में फ़र्क होता है, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ इसी तरह का कोई रिलेशन ले लें, जैसे सेट ए था 1 2 3 एंड सेट बी था ए बी सी। अब इनका रिलेशन आप बना रहे हैं, अब रिलेशन फंक्शन बना देते हैं किसी तरह से। ये जी रिलेशन फंक्शन है, हमें पता है फंक्शन की जो शर्तें उनको फुलफिल कर रहा है। अब इसमें ये वाला सेट जो है ए, ये पूरा का पूरा क्या है, डोमेन है। यहाँ पे मैं ये भी फंक्शन था, लेकिन समझाने के लिए मैं सी का रिलेशन बी के साथ बना रहा हूँ। ये पूरा का पूरा सेट डोमेन है, और ये पूरा का पूरा सेट कोडोमेन है। अब डोमेन की समझ आ गई, कोडोमेन की समझ आ गई। रेंज क्या होती है, सेट ए के जिन एलिमेंट्स का जिन एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनेगा, जैसे ए और बी के साथ बन रहा है, ये ए और बी रेंज होंगे। देखिए कोडोमेन में क्या है, ए बी सी तीनों एलिमेंट्स हैं, तो रिलेशन किन के साथ बनाया जा रहा है, ए और बी के साथ। तो ए और बी यहाँ पर इस क्या है, रेंज है। आर एफ यानी कि रेंज ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू ए
बी, और कोडोमेन क्या थी, ABC थी हमारे पास पूरी की पूरी। ठीक है, अब एक चीज़ और रहेगी बताने वाली, जैसे मैंने बताया था कि 1 का इमेज B है, इसी तरह B का प्री इमेज 1 होता है। यानी कि जैसे यहाँ पर अगर हम देखें 2 का इमेज C था, ये तो इमेज की बात की, अगर प्री इमेज समझें तो वापस आ जाए, C का इमेज प्री इमेज क्या होगा 2, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसके बाद एक मैथमेटिशियन थे यूलर, जिन्होंने फंक्शन की एक नोटेशन के बारे में बताया। वो कौन सी नोटेशन है जी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये यूलर थे एक मैथमेटिशियन, उन्होंने बताया था। इसको आइदर भी पढ़ लेते हैं कुछ लोग, यूलर भी पढ़ लेते हैं, जैसे भी पढ़ लें ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसके अंदर x और y दो वेरिएबल्स हैं। x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब मैं इसके बारे में भी समझाता हूँ आप लोगों को। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का आप लोगों को पता है कि किसे कहते हैं, जो किसी चीज़ पे, अब डिपेंडेंट है इट मीन्स कि ये किसी चीज़ पे डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट है तो किसी चीज़ पे भी डिपेंड नहीं करेगा। देखिए, आपने अगर इनपुट के तौर पे संतरा मशीन में डाला है तो गाजर का जूस तो नहीं निकलेगा, संतरे का ही निकलेगा ना। तो संतरे जो जूस है वो इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि संतरे या कोई भी चीज़ डाल रहे हैं उन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट इसलिए है x कि इनपुट के तौर पे आप जो मर्जी रख दें कोई भी चीज़, अब जो इनपुट देंगे उसी के मुताबिक आपको आउटपुट आएगी। इस वजह से y को डिपेंडेंट कहते हैं कि आपने गाजर का जूस निकाला है तो गाजर इनपुट के तौर पे देंगे तो गाजर का जूस ही आउटपुट के तौर पे निकलेगा। तो ये जो y है x पे डिपेंड करता है, ये जो जूस है ये डिपेंड करता है कि कौन सा फ्रूट होगा। ठीक है, ये हमारे उसने नोटेशन हमें बता दी। अभी मैंने बताया कि किस तरह के रिलेशन फंक्शन होते हैं और किस तरह के नहीं होते। अब मैं सिंपल एक वैसे फंक्शन ले लूँ तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये एक मैंने ले लिया। वैसे चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। तो किस तरह से चेक करेंगे, अब यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू y पे डिपेंड करेगी और y डिपेंडेंट है। आप x की जगह पे कोई भी इनपुट दें, x इज इक्वल टू फर्स्ट करें 1 पुट कर दें इसमें, y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 1, तो बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। एक इनपुट पे दो आउटपुट मिली हैं। जैसे यहाँ पर हमने बात की थी इनपुट थी 2, आउटपुट में A मिला और आउटपुट में C मिला। यहाँ पर भी एक इनपुट पर दो आउटपुट मिल गई हैं। इस वजह से ये वाला रिलेशन जो है ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन जो इसका इन्वर्स है वो फंक्शन होगा, वो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे इन्वर्स फंक्शन पर, उसके अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं कोई और फंक्शन ले लूँ, y की जगह पे अगर f ऑफ x भी लिखा जाए तो कोई हर्ज नहीं है, वो भी ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप x की जगह पे जो मर्जी इनपुट दें, तो फर्ज करें कि x इज इक्वल टू 5 दे दिया, तो आपको पता है 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 प्लस 1 कितना हो गया 26। एक इनपुट पे एक आउटपुट मिली, तो ये वाला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, फंक्शन होगा। अब यहाँ पे मैंने तो एक ही इनपुट दिया, लेकिन एक इनपुट सिर्फ काफ़ी नहीं है, इस पे बहुत सारी इनपुट्स दी जाएंगी, जो कि हम डोमेन एंड रेंज को जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगा। लेकिन मैंने उस पर वीडियो अलग बनानी है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये होती क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल जी, मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ y इज इक्वल टू 1/x। अब डोमेन इनपुट होती है, x की जगह पे जो वैल्यू है। डोमेन वैसे कहते हैं द सेट ऑफ पॉइंट्स इन विच फंक्शन इज डिफाइंड। आप ये सोचें कि ये फंक्शन किस किस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, जो जिन पॉइंट्स पे ये डिफाइंड नहीं है वो पॉइंट्स निकाल देने, बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं वो उसकी डोमेन का हिस्सा होंगे। तो आपको पता है कि आप x की जगह पे अगर 0 लिख दें तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो इट मीन्स कि 0 जो है ये डोमेन का हिस्सा नहीं होगा, तो इसकी डोमेन में 0 शामिल नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट शामिल हैं। 0 के अलावा आप जो मर्जी इनपुट इसको दे लें, कोई ना कोई वैल्यू आपके पास लाजमी आएगी। इसलिए डोमेन आप कह सकते हैं डोमेन ऑफ y, या f ऑफ x भी कह सकते थे इसको, y दैट इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर, यानी कि हर नंबर इसकी डोमेन है, लेकिन उसके अंदर से 0 निकाल देना है। ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी डोमेन को लिख सकते हैं द सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0 के अलावा। और इस तरह से भी लिख सकते हैं -∞ टू 0 यूनियन 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है, -∞ शामिल नहीं है, 0 भी शामिल नहीं है, सेंटर वाले हर एलिमेंट शामिल है।
जीरो शामिल नहीं है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है, सेंटर वाला हर एलिमेंट शामिल है। आप गौर करें तो ये जो सेंटर वाले एलिमेंट्स हैं इनके में हर रियल नंबर आ जाता है, 1 2 3 4 5 1.5 6.5 इस तरह की सारी वैल्यूज आ जाती हैं। तो ये डोमेन है। अब आ जाते हैं जी रेंज की तरफ। अब रेंज क्या होगी जी इसकी? रेंज वो होगी जो कि आपके पास आउटपुट आई है। ये जो आउटपुट थी, पूरा सेट कोडोमेन था जिसमें से आउटपुट आनी है, जो आउटपुट आई वो क्या है? रेंज। अब रेंज इसमें क्या आएगी? यानी कि जो जो आपके पास आंसर आ सकते हैं, सबसे पहले हम सोच लेते हैं क्या इसका जीरो आंसर में आ सकता है आउटपुट में। तो हमें पता है कि अगर 1 इन्फिनिटी हो तब जाके वो जीरो बनता है। अगर इन्फिनिटी x की जगह पे लिखे तो फिर जीरो बनेगा, लेकिन डोमेन में कभी भी इन्फिनिटी हम नहीं लिख सकते क्योंकि इन्फिनिटी एक डिफाइंड वैल्यू नहीं है, पता नहीं ये क्या है, कौन सी होती है। तो हमने सिर्फ वो वैल्यू लिखनी होती है जो कि डिफाइंड हो। तो इन्फिनिटी ओवर में लिखेंगे तो जीरो आएगा, इन्फिनिटी लिखेंगे नहीं इट मीन्स जीरो आएगा ही नहीं। बाकी हर नंबर 2 पुट करें 0.5 आ जाएगा, 1/2 पुट करें x की जगह पे आंसर में 2 आ जाएगा। हर नंबर आपके पास आउटपुट में आएगा। मीन्स के हमारे पास जो इसकी रेंज है वो भी यही होगी कि जीरो शामिल नहीं होगा, बाकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो शामिल होंगी। तो ये जस्ट मैंने डोमेन और रेंज का थोड़ा सा कंसेप्ट बताया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम वर्टिकल लाइन टेस्ट की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि एक इनपुट पर अगर 2 आउटपुट आ जाती हैं तो वो रिलेशन जो है वो कभी भी फंक्शन नहीं होगा। यानी इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन है वो कभी भी फंक्शन नहीं होगा। तो यही बात ज़हन में रखनी है और हम वर्टिकल लाइन टेस्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कर ले मैं ये सर्कल ले लेता हूँ। सर्कल को चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। तो मैं एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे बना देता हूँ, इस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें। सिंपल वर्डिंग में अगर मैं बताऊँ तो अगर जो भी हमारे पास ग्राफ है उस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाए, वर्टिकल लाइन उस ग्राफ में 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स पर अगर टच हो तो वो कभी भी वो ग्राफ जो है वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये सर्कल फंक्शन नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर भी टच हो रहा है सर्कल को और यहाँ पर भी टच हो रहा है। इसकी वजह क्या होती है? ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। x एक्सिस से यहाँ पर हमने इनपुट दिया ये वाली, आउटपुट में हमें ये वाला पॉइंट भी मिल गया, ये वाला पॉइंट भी मिल गया। तो इट मीन्स एक इनपुट पर 2 आउटपुट आ रही हैं। तो ये रिलेशन फंक्शन, ये जो डायग्राम है ये फंक्शन नहीं होगी, नॉट फंक्शन। और अगर एक और बात बता दूं, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर अगर पावर 1 से ज़्यादा आ जाती है तो वो कभी भी फंक्शन नहीं होगी। जैसे डिपेंडेंट y था, पावर में 2 आ गया तो फंक्शन नहीं था। तो इसमें भी अगर देखें तो सर्कल की इक्वेशन कुछ इस तरह होती है, x² + y² = r²। y की पावर 2 आ गई अगर y को डिपेंडेंट लिया जाए तो इट मीन्स कि ये फंक्शन नहीं है। एक और मैं कोई भी डायग्राम बना देता हूँ, कोई भी जिस पर वर्टिकल लाइन टेस्ट पास हो जाए। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक फंक्शन बना दिया, एक ग्राफ बना दिया, कर्व एक y = f(x). इस पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो इस कर्व को, इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पर टच कर रही है वर्टिकल लाइन। यानी एक इनपुट पर ये x एक्सिस से इनपुट दी गई, एक ही आउटपुट आई। तो ये रिलेशन, ये जो कर्व है ये हमारे पास क्या है? फंक्शन है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने ये सारी बातें डिस्कस की हैं। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हम एक इस ग्रुप में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे एक व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ओपन करके ज्वाइन करें, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। और दूसरा, हम ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा रहे हैं जूम ऐप पर MSc और BS वाले स्टूडेंट्स के लिए, ADP वालों के लिए भी। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो उस ग्रुप में आके अपना डिस्कस कर सकता है और बता सकता है अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो। खुदा हाफिज़।